हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। तो डायग्राम को देखकर आप समझ गए होंगे कि अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को ढंग से पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइंड करा देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो हमारी सेल्स की बायोकेमिकल एक्टिविटीज की वजह से जनरेट होता है, उसे हमारी बॉडी में किडनीज फिल्टर करती हैं, सेपरेट करती हैं और उसके बाद वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो रिवाइंड हमें ये करना है कि हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन का गैसियस फॉर्म में भी होता है। जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं यानी रेस्पिरेशन के टाइम पर हमारी बॉडी से भी वेस्ट निकलता है और वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। दूसरा, स्वेट, जो हमें पसीना आता है, वो भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है। पर्सपायरेशन मेनली ड्यूरिंग समर सीजन, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इस वक्त हमें पसीना ज्यादा आता है क्योंकि हमारी बॉडी से वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और तीसरा हमारा किडनी, जो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है। तो हमें आज अपना मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है, जिसमें किडनीज के बारे में, किडनी की फंक्शन, कैसे वो फंक्शन करते हैं, इन सबको हमें डिटेल में स्टडी करना है। ऑलराइट। सो स्टार्टिंग विद द किडनीज, देयर आर 2 किडनीज present in human being and they are located at the back side above the waist। तो हमारे बॉडी में पीछे की साइड कमर के थोड़ा ऊपर ये मौजूद होती हैं 2 किडनीज। ठीक है। लेफ्ट वाली जो किडनी होती है वो राइट वाली किडनी से थोड़ी सी ऊपर होती है। वो दोनों बैलेंस्ड नहीं होते कि इक्वल हो, उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब इन किडनीज के ऊपर आपको 2 स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, रेड कलर से जो शो किए हैं, वो एड्रीनल ग्लैंड्स होती हैं। अब क्योंकि 2 किडनी है तो एड्रीनल ग्लैंड्स भी 2 होती हैं। हालांकि इनका इस चैप्टर में कोई रोल नहीं है। ठीक है। बट क्योंकि किडनी का हम डायग्राम बनाते हैं तो उसके साथ हमें ये शो करना पड़ता है। ठीक है। इनका जो फंक्शन है वो सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी 2 किडनीज हैं। ओके। और आपको एक ग्रीन कलर से और रेड कलर से 2 ब्लड वेसल्स यहां पर दिखाई गई हैं। अच्छा, किडनी वर्ड जहां पर भी आता है उससे रिलेटेड ऑर्गन्स के नेम से पहले रीनल वर्ड लगा होता है। आपने ट्रांसपोर्टेशन में आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है। आर्टरीज जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है और वेन्स जिसमें इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो किडनी से रिलेटेड जो आर्टरी और वेन है उनसे पहले वर्ड लगा होता है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी का फंक्शन ये है कि वो बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले सारे वेस्ट को ब्लड के साथ किडनीज में लेकर आती है। और रीनल वेन का फंक्शन ये है कि जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है, प्योर बन जाता है, तो उस प्योर ब्लड को बॉडी के पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके। तो रीनल आर्टरी से दोनों किडनी में इम्प्योर ब्लड आएगा। इट मींस नाइट्रोजीनस वेस्ट जिसमें शामिल होता है। और हमारी बॉडी में नाइट्रोजीनस वेस्ट होता है अमोनिया। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। हमारी बॉडी उसे ज्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कह सकते हैं ज्यादा टाइम तक अपने अंदर स्टोर करके नहीं रख सकती है। इसलिए जो बॉडी में मौजूद लिवर है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी, लिवर उस अमोनिया को, क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, उसको लेस टॉक्सिक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देती है और वो लेस टॉक्सिक एलिमेंट होता है यूरिया। तो यूरिया उस ब्लड के साथ हमारी किडनीज में आता है रीनल आर्टरी के थ्रू। ठीक है। और जब उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, या कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन हो जाता है, तो प्योर ब्लड रीनल वेन के थ्रू वापस हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पहुंच जाता है, जिससे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है।
तो किडनीज ने ब्लड को फिल्टर किया और जो यूजफुल ब्लड है यानी कि प्योर ब्लड है वो तो चला गया रीनल वेन के साथ, ठीक है। बट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट था वो एक्सेस वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है और वो एक येलोइश कलर का होता है जिसे कि हम यूरिन कहते हैं। तो इन दो यूरेटर्स के थ्रू, ये पाइपलाइंस होती है यानी हम इन्हें वेसल्स बोल सकते हैं, इन दोनों ट्यूब्स के थ्रू वो यूरिन आकर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता रहता है। क्योंकि किडनी दो है तो यूरेटर भी दो है, ठीक है। दोनों किडनी से सेपरेट यूरेटर निकलते हैं और वो यूरिन को लाकर इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ते रहते हैं। इसमें ये कलेक्ट होता रहता है और जब इसका साइज काफी ज्यादा बढ़ जाता है यानी यूरिन का प्रेशर क्रिएट होता है, देन वी हैव टू गो टू बाथरूम फॉर यूरिनेशन। और ये जो ओपनिंग है इसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेन पार्ट्स इसमें रीनल आर्टरी, रीनल वेन, 2 किडनीज, 2 यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर, एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा। ये हो गया हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम एक किडनी के मैग्निफाइड इमेज को यहां पर स्टडी करेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। तो ये उस किडनी का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसमें आपको रेड कलर से जो नजर आ रही है ये है रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और जब वो ब्लड फिल्टर हो जाता है यहां पर तो उसके बाद रीनल वेन के थ्रू बॉडी में वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये है कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। दीज आर कॉल्ड रीनल पिरामिड, इनकी पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर होती है, ओके। एंड दिस इज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस कनेक्ट होती है यूरेटर से जिसके थ्रू यूरिन कहां पहुंचता है, यूरिनरी ब्लैडर में, ओके। अब इस किडनी की इमेज में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आपको बताएंगे कि आखिर इन किडनी का फंक्शन होता कैसे है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स हैं जो आपस में असेंबल्ड होकर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करती हैं। तो किडनी की जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स, दे आर नेम्ड एज नेफ्रॉन। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स फाउंड इन वन किडनी। अब एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख या 10 लाख से थोड़ी ज्यादा नेफ्रॉन्स होती हैं, तो 2 किडनी में जस्ट डबल हो जाएंगी। और वही पर्टिकुलर नेफ्रॉन जो है हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट सेपरेट होता है और प्योर ब्लड वापस बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो ये है कि जैसे कि मैंने बताया देयर आर मिलियंस ऑफ टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स फाउंड इन ईच किडनी। हर किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं। तो हमने यहाँ एक सिंगल नेफ्रॉन को रिप्रेजेंट किया है जो कि किडनी में मौजूद होती है, ठीक है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये आपको कप जैसा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। And the lower end is in the coiled tube called tubule. The Bowman's capsule and tubule together named as nephron. Okay. At the upper end there are blood capillaries in a cluster. एक आपको ग्रुप नजर आ रहा होगा ब्लड कैपिलरीज का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ओके। अब देखिए फंक्शन कैसे होता है। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज कनेक्टेड विद द रीनल आर्टरी। ग्लोमेरुलस का एक एंड जुड़ा हुआ है रीनल आर्टरी से एंड द अदर एंड इज कमिंग आउट फ्रॉम द कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ ब्लड कैपिलरीज एंड सराउंड द ट्यूब्यूल विच अल्टीमेटली कनेक्ट द रीनल वेन। तो इसका दूसरा एंड बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आ रहा है ब्लड कैपिलरी की फॉर्म में ही,
ठीक है, जो कि ट्यूब्यूल को चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है, ताकि ब्लड को फिल्ट्रेट होने के बाद रीनल वेन में छोड़ा जा सके और वो कनेक्ट होती है रीनल वेन से, ठीक है। रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस में ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और उस ब्लड के अंदर डाइजेस्टेड प्रोटीन यानी कि अमाइनो एसिड्स, यूजफुल सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, ब्लड सेल्स, ओके, ये सभी उसके अंदर मौजूद होते हैं और प्रोटीन भी मौजूद होती है। तो उसमें से कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस ही वहां पर फिल्टर हो पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, यूरिया, वाटर। याद रखिएगा ये इसमें फिल्टर हो पाते हैं। जो मेजर सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन वो फिल्टर नहीं हो पाते, ठीक है। तो यहां से फिर वो ब्लड दूसरे एंड से निकलकर आता है और जो यूजफुल सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज बॉडी से बाहर चला गया तो एनर्जी कौन देगा, इसलिए ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। डाइजेस्टेड फॉर्म होती है प्रोटीन की जिसे अमाइनो एसिड कहा जाता है, वो भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यूजफुल सॉल्ट्स, वाटर, सो दीज सब्सटेंसेस विल रीएब्जॉर्ब इन द ब्लड। इनको फिल्टर करके बाहर नहीं निकाला जाता, इनको वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, ठीक है। एंड दे आर सेंट विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, ओके। अब क्या रह गया, यूरिया एंड एक्सेस वाटर एंड हार्मफुल सॉल्ट। हार्मफुल सॉल्ट, यूरिया एंड एक्सेस ऑफ वाटर टुगेदर कॉल्ड एज यूरिन। वो यूरिन की फॉर्म में इस ट्यूब्यूल से होते हुए यहां आकर कलेक्ट होने लगते हैं, इसको कहा जाता है यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। तो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में आकर यूरिन स्टोर हो जाता है, जो कि रीनल पेल्विस के थ्रू यूरेटर को ट्रांसफर कर दिया जाता है, देन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड अल्टीमेटली फ्रॉम द यूरेथ्रा इट इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी। तो ये चीज आपको यहां समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का यहां पर हम एक मैग्नीफाइड इमेज बनाएंगे केवल और केवल नेफ्रॉन की, जिससे कि ये जो फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन है वो और अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाए, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, कौन से फिल्टर होकर ट्यूब्यूल में आ जाते हैं, ठीक है, और कौन से ब्लड के थ्रू बॉडी को वापस ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, या फिर मेजर सब्सटेंसेस हैं जो कि फिल्टर होते ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम एग्जामिन करते हैं नेफ्रॉन को। स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, द टिनी फिल्टरिंग यूनिट ऑफ आवर किडनी। तो पहले इसके जो पार्ट्स के नेम है उन्हें समझ लेते हैं। अफरेंट आर्टेरियल, जो रीनल आर्टरी है जिसके थ्रू डर्टी ब्लड एंटर होता है नेफ्रॉन में, इट इज कॉल्ड अफरेंट आर्टेरियोल। और जिस वेन के थ्रू प्योर ब्लड वापस बॉडी को ट्रांसफर किया जाता है उसे कहा जाता है एफेरेंट आर्टेरियोल, ओके। सो दिस इज ग्लोमेरुलस एंड Bowman's capsule, you know very well. Now the tube which is near to the Bowman's capsule is called proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule, जिसे कि शॉर्ट में PCT कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो इम्प्योर ब्लड है वो ट्रांसफर होगा, ठीक है। PCT becomes narrow and form a U shape. ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये आगे जाकर पतली हो जाएगी और यू शेप ले लेगी, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, ओके। और लूप ऑफ हेनले बाद में वापस इसका डायमीटर बढ़ जाएगा और ये कनेक्ट होगी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से, जहां पर कि नेफ्रॉन का एंड हो जाता है। नेफ्रॉन का एंड हो जाता है यहां यूरिन कलेक्टिंग डक्ट पे। और इस ट्यूब को, ये जो डायमीटर ज्यादा है इसका
लूप ऑफ हेनले से इस ट्यूब को कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में डीसीटी। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से वो बॉडी से एलिमिनेट होता है। मेनली जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में यानी कि यूरिया, वो हमारी डाइट में प्रोटीन पर डिपेंड करता है कि हम कितना प्रोटीन ले रहे हैं। अगर कोई पर्सन ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी में यूरिया ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर कम कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी। ठीक है, केराटिनिन और हार्मफुल सॉल्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि यूरिन के साथ एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन में जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस वो डिसीज है जिसमें कि बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, यानी जो हमारा लिवर है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं कर पाता, और उस केस में जो ग्लूकोज है वो भी यूरिन के साथ पास ऑन होता रहता है। ठीक है, तो ये डायबिटीज की एक समस्या है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर सेकंड इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी proximal convoluted tubule, and number third is tubular sacration in DCT distal convoluted tubule। तो इन 3 स्टेप में पूरी तरह से आप एक्सक्रीशन को समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमारी किडनीज फंक्शन करती हैं या नेफ्रॉन अपना काम कर पाता है। जैसे कि पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से जो मेजर सब्सटेंसेस हैं या लार्ज साइज के सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं। उसमें जो स्मॉल साइज के सब्सटेंसेस हैं या सॉल्यूट हैं वो फिल्टर हो पाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट, यूरिया, एक्सेस वाटर, क्रेटिनिन। ठीक है, तो ये उसमें फिल्टर हो जाते हैं। ये हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद जो ब्लड है वो इस पीसीटी में ट्रांसफर होता है, यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां पर ओस्मोसिस के थ्रू जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है और जिनका बॉडी से निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होगा, तो वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है। हमें सिर्फ अपने लिए एनर्जी नहीं चाहिए कि हम चल फिर सकें या फिर अपने टास्क कर सकें। इवन हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लिवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन, इन सबको एनर्जी की जरूरत है जो कि 24/7 वर्क करते रहते हैं। तो क्या होगा कि यहां से जब वो ब्लड जा रहा होगा पीसीटी में, और ये जो आप देख रहे हैं अफरेंट आर्टेरियल जो कि इसको चारों ओर से घेरे हुए है ब्लड कैपिलरीज के साथ, तो क्या होगा कि जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, वाटर एंड यूजफुल सॉल्ट्स, ओके, और इसके अलावा अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो वो क्या होगा कि इसमें रीएब्जॉर्ब हो जाएगी ओस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, और क्या होगा यहां से होते हुए वो क्लीन्ड ब्लड के साथ बॉडी में वापस मिक्सअप हो जाएगा। तो ये हुआ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जिसमें बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। नंबर थर्ड एंड लास्ट इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। इसमें क्या होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजीनस, टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन, सम पार्ट्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, वो यहां लूप ऑफ हेनले से होते हुए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक पहुंचते हैं और उसके बाद यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में विद एक्सेस ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर होता है उसके साथ मिक्सअप होकर एज अ यूरिन, और जितनी भी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट हैं उन सब के थ्रू आकर इसमें वो यूरिन छोड़ देती हैं, जिससे कि वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट अल्टीमेटली यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है। रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है ओस्मो रेगुलेशन।
ये वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट काफी है और इससे आपको अपनी बॉडी के बारे में थोड़ी जानकारी भी हासिल होगी। पहले तो ये जान लेते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द वाटर कॉन्सेंट्रेशन एंड मिनरल सॉल्ट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मिनरल सॉल्ट और वाटर का जो बैलेंस देखा जाता है उसको ओस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसमें भी किडनी का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। ओस्मो रेगुलेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके, क्वेश्चन ये है कि ओस्मो रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हमारी बॉडी में वाटर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी सेल्स ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब करेंगी। इट मीन्स दे विल बी स्वेल अप, वो फूल जाएंगे, एंड इवन दे विल बी बर्स्ट, वो फट जाएंगे। तो इस तरीके से वो हार्मफुल है। और अगर वाटर लिमिट से कम है देन वाटर विल बी गिवन आउट बाय देम एंड दे विल बिकम श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे वो। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन हमारे लिए हार्मफुल है। अब उस कंडीशन से निपटने के लिए ये दो ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। हाइपोथैलेमस विच इज द पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है। ओके, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डक्ट लेस होती हैं, यानी कि इनसे रिलीज होने वाले केमिकल किसी ट्यूब्यूल के थ्रू फ्लो नहीं होते बल्कि डायरेक्टली ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं और जहां उनको फंक्शन करना होता है बॉडी के जिस हिस्से में, वहां जाकर अपना फंक्शन कर लेते हैं। तो इसके बारे में हालांकि आपको सेकंड जो चैप्टर है उसमें और डिटेल में बताएंगे क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फिलहाल इनका जो रोल यहां पर है वो मैं बता देता हूं आपको कि क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस है इट मॉनिटर्स इन आवर बॉडी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में कितना वाटर है उसको मॉनिटर करता है हाइपोथैलेमस, एंड मिनरल सॉल्ट्स आल्सो। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस ही मॉनिटर करता है कि ब्लड में वाटर कम है, ओके, देन इट सेंड्स द कमांड टू पिट्यूटरी ग्लैंड and pituitary gland starts producing a hormone named as antidiuretic hormone, in short ADH। तो यूरेटिक वर्ड आ गया, आप समझ गए कि ये हमारे यूरिन से रिलेटेड ही है, यानी कि हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। एंटीडायूरेटिक हार्मोन जब रिलीज होता है तो जो कलेक्टिंग डक्ट की वॉल होती है, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट की जो वॉल होती है उसकी सेल्स परमिएबल हो जाती हैं। इट मींस दे स्टार्ट्स एब्सॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द यूरिन। जो यूरिन वहां पर प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि यूरिन में 95% वाटर होता है, एज आई टोल्ड यू, सो द वाटर इज स्टार्टेड टू बी एब्सॉर्ब्ड इन द सेल्स। वाटर एब्सॉर्ब होता चला जाता है सेल्स में और ब्लड में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। ऑलराइट, when hypothalamus observe that the water concentration in our blood is high, और जब वो ये देखता है कि ज्यादा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ब्लड में, then it again sends the command to pituitary gland to stop releasing ADH। फिर वो कमांड भेजता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH रिलीज कर देना, बंद कर देना है, यानी अब उसे ADH रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये ADH रिलीज करना बंद कर देती है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाता है, तो क्या होता है कि जो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट की वॉल है उसकी सेल्स इम्परमिएबल हो जाती हैं। इट मींस दे नो मोर एब्सॉर्ब वाटर। अब वो वाटर एब्सॉर्ब करना बंद कर देती हैं क्योंकि सेल्स में प्रॉपर वाटर एब्सॉर्ब कर लिया है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में वो मेंटेन हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से वाटर को बैलेंस कर लिया जाता है। अच्छा, ये ओस्मो रेगुलेशन हमारी बॉडी में टेम्परेचर को भी मेंटेन कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है वाटर तो स्वेट की फॉर्म में वो वापस भी निकाल दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हीट बाहर आ जाती है स्वेट की फॉर्म में। स्टूडेंट्स,
किडनी के इम्प्रॉपर फंक्शन की वजह से एक डिसीज है ईडीमा, जिसे कि ड्रॉप्सी भी कहा जाता है। ये एक बीमारी है जो हो जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर है, जैसे कि हमारी किडनी ही सेपरेट करती है ऑब्वियसली, तो वो सेपरेट नहीं हो पाता और ब्लड में वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती चली जाती है। उस केस में क्या होता है कि बॉडी सेल्स स्वेल अप हो जाती हैं, यानी वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं। तो इस कंडीशन में उस पेशेंट की जो पैर हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट किस पर होता है, हमारे पैरों पर ही होता है ना, तो उसके जो पैर हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर। अब ये जो ड्रॉप्सी है बीमारी, ये एक एपिडेमिक के तौर पर 1998 में फैली थी। एपिडेमिक कैसे कहा जाता है? कोई एक ऐसी बीमारी जो एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया में फैल जाती है। अब ये फैली कैसे थी? ड्यू टू एडल्ट्रेशन, मिलावट की वजह से। जो हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल, वो येलो कलर का होता है, और एक आर्जिमोन सीड होता है जो कि एक दूसरा प्लांट है, लेकिन उसके सीड से एक येलो कलर का ऑयल निकलता है। तो क्योंकि दोनों ऑयल येलो कलर के हैं, इसलिए उनको मिलावट के तौर पर बेचा गया, और फिर जिन लोगों ने उसको कंज्यूम किया, क्योंकि ये नॉन एडिबल होता है। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो एडिबल ऑयल होता है, और जो आर्जिमोन सीड का ऑयल होता है वो नॉन एडिबल होता है। तो उस मिलावट की वजह से किडनी इम्प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू कर देती हैं, यानी कि वो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कम नहीं कर पाती हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो ड्रॉप्सी जो बीमारी है वो हो जाती है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा रीनल फेलियर। दो किडनीज होती हैं, अगर किसी इंफेक्शन की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है और एक किडनी काम नहीं करती है, तो दूसरी किडनी से वो फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ऐसे रीजन की वजह से जिसमें कि किडनी डैमेज हो गई है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन कैसे होता है? ऑब्स्टेकल इन यूरिन फ्लो, यूरिन प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा, रुक रुक कर आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, यूरिन में जलन हो रही है, तो उस वजह से एक इन्फेक्शन हमारे किडनीज में हो जाता है और धीरे धीरे वो अपना काम करना बंद कर देती हैं, यानी कि वो यूरिया को सेपरेट करना और एक्सेस वाटर को सेपरेट करना बंद कर देती हैं, और इस कंडीशन को बोलते हैं रीनल फेलियर। रीनल वर्ड किडनी के लिए यूज किया जाता है। तो इस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन रहता है? सॉल्यूशन रहता है कि आर्टिफिशियल किडनीज का यूज किया जाए, और उन आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहा जाता है? डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। तो इस केस में पेशेंट को डायलिसिस पर रखा जाता है, जिसमें कि उसके हाथ की एक आर्टरी से, क्योंकि आपको पता है कि आर्टरी हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है, तो आर्टरीज के थ्रू ब्लड ट्रांसफर किया जाता है किडनी मशीन में, और किडनी मशीन में क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, यूरिया, एक्सेस वाटर, वो सब रिमूव हो जाते हैं, और क्लीन एंड प्योर ब्लड वापस उसी हाथ के वेन के थ्रू, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेन के थ्रू क्या होता है कि बॉडी का ब्लड हार्ट तक पहुंचता है, तो उसी हाथ के वेन में एक ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि डायलिसिस मशीन से निकलने वाला प्योर ब्लड बॉडी में एंटर होता चला जाता है। यानी एक ट्यूब से ब्लड डायलिसिस मशीन में जाता है, वो प्योर होता है, उससे यूरिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट, क्रेटिनिन, एक्सेस वाटर, यूरिक एसिड, ये सब सेपरेट हो जाते हैं, और प्योर ब्लड हमारी बॉडी में, यानी उस पेशेंट की बॉडी में वापस एंटर होता चला जाता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रहता है डायलिसिस का। तो रीनल फेलियर का टेम्परेरी सॉल्यूशन तो ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, हफ्ते भर बाद या 15 दिन के बाद डायलिसिस करानी होती है। ये तो इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ, बट इसका परमानेंट सॉल्यूशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
जो कि इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहली बात है मैचिंग डोनर की जरूरत। फैमिली मेंबर जिसका बोन मैरो मैच करेगा केवल वही किडनी दे सकता है और कोई बाहर का मेंबर नहीं दे सकता। तो पहली बात तो मैचिंग डोनर का मिलना जरूरी है। अब इसमें कुछ परेशानियां क्या आती हैं। नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है मैचिंग डोनर की। सेकंड प्रॉब्लम है कि ये जो सर्जरी है या ये जो ऑपरेशन है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है इस ऑपरेशन को कराना। और अगर पहली दो कंडीशन फॉलो हो भी जाती हैं तो उसके बावजूद जो थर्ड प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें डोनर और रिसीवर दोनों की ही लाइफ का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। जो किडनी डोनेट कर रहा है वो और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस ऑपरेशन ये रहता है, यानी लाइफ का रिस्क रहता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जिसकी किडनी खराब है और उसकी में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जा रहा है तो उसकी बॉडी उस किडनी को एक्सेप्ट ही कर ले, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी डोनर और रिसीवर दोनों की भी डेथ हो जाती है या किसी एक की। इसलिए कहने को ये परमानेंट सोल्यूशन है बट काफी ज्यादा रिस्की है, इसीलिए लोग डायलिसिस को प्रेफर ज्यादा करते हैं। ऑलराइट, अब ये जो टॉपिक है एक्सक्रीशन यहाँ पर फिनिश हो जाता है और फाइनली आपका जो चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेसेस वो भी यहाँ पर एंड हो जाता है। दिस चैप्टर इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। आपकी बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है जो कि आज खत्म हो गया है। अब आपके पास सारी वीडियोस हैं, वन बाय वन सबको आप देखिएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। बट वीडियोस को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं उन नोट्स को अच्छे से स्टडी करिए, ठीक है। तो चैप्टर अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।